हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। सो हम लोग पॉलिटी तो देख ही रहे हैं। पॉलिटी के साथ साथ हम लोग सोचे हैं कि इकोनॉमी में भी हम लोग कोई एक टॉपिक को ही देखते आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो हम लोग ये देखेंगे कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक लेवल पे, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, डब्ल्यूटीओ हो गया, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या ब्रिक्स बैंक, या फिर यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ईबीआरडी, जितने भी बैंक है, तो हम उसके बारे में धीरे-धीरे देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका क्या काम होता है, और ये किस तरीके से इट इज़ नॉट जस्ट ओनली द बैंक एंड जस्ट प्रोवाइड द लोन टू डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, बट it is a tool to set a diplomatic channel, to set a diplomatic way and geopolitical strategy for the world। जैसे कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान को लेकर ही देखते हैं, जो भाई पाकिस्तान इस तरीके से टेररिज्म को किस तरीके से प्रमोट कर रहा है। तो उसे एफसी मतलब इसके थ्रू जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एफएटीएफ के थ्रू उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, या फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की कभी बात होती है। तो फिर वो ग्रे लिस्ट में चला गया, तो फिर उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, या फिर उसका जो एक 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 तरीके से क्रेडिट क्रेडिट है, वो बैंक के सामने में क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। ठीक, तो उसे फिर लोन लेने में दिक्कत होनी चाहिए। बट ये डिप्लोमेसी या इसके थ्रू आप देख सकते हैं जो किस तरीके से फिर पाकिस्तान को मतलब एक तरीके से सपोर्ट कर दिया जाता है, और फिर उससे वर्ल्ड बैंक से भी लोन मिल जाता है। तो इसको किस तरीके से काम होता है, ये पूरा चैनल किस तरीके से काम होता है, सो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आज बेसिक फाउंडेशन देखते हैं कि जैसे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें हम एक देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो हुआ था 1945 तक, आप मान के चलिए कि ये एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का फेज है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक लगभग बर्बाद हो गई थी। और उसमें भी यदि देखोगे तो वर्ल्ड वॉर कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था, यूरोप में। तो अब ये बात आया जो भाई अब यूरोप तो बर्बाद हो गया है, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारा उसकी बर्बादी हुई थी भाई, रिसोर्स का बहुत बर्बाद हुआ था। तब फ़ायदा किसको हुआ था? केवल अमेरिकन को ही फ़ायदा हुआ था वर्ल्ड वॉर में। आप देखेंगे हिस्ट्री, यहाँ पे क्या होता है, एक हिस्टोरिकल, यदि आप जानते हैं हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो ये सब चीज़ समझना, इसकी क्या काम होता है, क्या इसमें मैथमेटिक्स, क्या इसका समीकरण है, ये सब समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, तो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद देखा गया जब भाई ये सब जो बर्बाद हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या, रिकंस्ट्रक्ट मतलब क्या हो गया भाई, वहाँ पे रोड, रेल, हाईवे, और वहाँ की जो बैंकिंग सिस्टम, वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम, वहाँ का इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये सबको तो फिर से चालू करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब लड़ाई होगा तो ये सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? पैसे की ज़रूरत होगी। पैसा तो चाहिए। तो पैसा के लिए क्या चाहिए भाई, कहीं कोई ना कोई ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना, जो कि इसको रिकंस्ट्रक्ट के लिए हेल्प करे, पैसा दे। तो इसी को देखते हुए एक हुआ था ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, या ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ठीक, समझ गए। ये यूएसए में, न्यू हैम्पशायर, दिस इज फैक्चुअल थिंग, न्यू हैम्पशायर में, ये यूएसए में हुआ था। ठीक, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो जो इसका जो जन्म हुआ था, तो मतलब एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इसमें बताया गया कि भाई रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें एक वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। ठीक, वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। और दूसरा है इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए अब हम इसको बताते हैं। ठीक, और एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का जन्म हुआ। तीसरा है आईटीओ, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि गेट कहा गया, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जो बाद में जाके डब्ल्यूटीओ बना 1995 में।
ठीक। तो दिस इज ओनली द 3 ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। अब हम इस सब के बारे में देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके किसका क्या काम है। तो मतलब ये एक ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन न्यू हैम्पशायर में एक मीटिंग हुआ था, उसमें जाके ये इस पे बात की गई जो भाई वर्ल्ड को अब रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो बर्बादी हुआ है वर्ल्ड वॉर में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या चाहिए भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके पास पैसा होगा वही तो फाइनेंस करेगा, उसके थ्रू तो होगा। ठीक। तो ये हुआ। अब हम आके देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हो तो वर्ल्ड बैंक में एक आता है केवल आईबीआरडी। ये देखिए आईबीआरडी और आईडीए। देखिए, इसको बोला था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक। और आईडीए होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, समझ गए ये दोनों। ठीक। ये दोनों मिलाकर हम इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। जनरली वर्ल्ड बैंक का यूज किया जाता है। जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें इस दो संस्था, मतलब क्या हो गया, ये वर्ल्ड बैंक बड़ा संस्था हो गया, उसके अंदर ये एक छोटा संस्था आईबीआरडी और आईडीए है। जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो इसमें आईबीआरडी और आईडीए के अलावा 3 और संस्था है। जैसे कि एक संस्था का नाम है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, आईएफसी फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन। और जो चौथा संस्था है इसका बोला जाता है मीगा। मीगा मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और जो पांचवा है उसको बोला था आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल। इसका मतलब मेन काम क्या होता है, आईसीएसआईडी का मेन काम क्या होता है कि अब हम काम के बारे में देखेंगे। ये एक मतलब एक गारंटी का काम करता है, मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करता है। गारंटी वाले तो मीगा है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करता है इन्वेस्टमेंट का। अब हम सबका हम काम देखते हैं। ठीक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जब देखते हैं, चलिए, जो आपका आईबीआरडी होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो होता है, इसको कॉमनली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, ये आपको डेवलपमेंटल लोन देता है, डेवलपमेंटल लोन देता है, डेवलपमेंटल लोन देता है विथ इंटरेस्ट, मतलब ये आपको इंटरेस्ट लेगा। अब डेवलपमेंटल लोन का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको वाटर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है आपकी कंट्री में, तो आप ये ले सकते हैं। हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये ले सकते हैं, इसके थ्रू मिलेगा। फिर उसके बाद कि आपको इंफ्रा डेवलप करना है, इंफ्रा का डेवलप करना है, रेल रोड इस सब को डेवलप करना है। अब देखते हैं ना कि भाई जैसे इंडिया के अंदर ही जैसे नल जल है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसे स्किल डेवलपमेंट काम है, तो जिसमें कि वर्ल्ड बैंक भी पार्टनर है, वर्ल्ड बैंक का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंटल लोन आपको देता है विद इंटरेस्ट, लेकिन ये इस पर इंटरेस्ट लेता है। ठीक, इंटरेस्ट लेता है, ये आईबीआरडी का काम हो गया, समझ गए, डेवलपमेंटल लोन। दूसरा जो आता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जो काम है इसका मेन काम है जो कि ये गरीब देश को देता है बहुत ही लो इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट पे ये लोन देता है। ये बहुत ही लो इंटरेस्ट, और बहुत ही इसका कंडीशन वंडीशन बहुत ही नॉमिनल होता है, मिनिमल कंडीशंस होता है। या तो लो इंटरेस्ट पे या विदाउट इंटरेस्ट भी देता है। बहुत ही नहीं नहीं, विदाउट इंटरेस्ट कैसे देगा, विदाउट इंटरेस्ट तो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही लो इंटरेस्ट पे, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए, दैट मीन्स लॉन्ग पीरियड के लिए आपको देगा। जैसे मान लो 50 ईयर, 60 ईयर, 100 ईयर, इस तरीके के लॉन्ग पीरियड के लिए आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के थ्रू आपको लोन मिलता है आईडीए में। ऐसे मान डेवलपमेंट, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है, देखिए अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री के अंदर कंट्री का इकोनॉमिक जो स्टेटस है, इट इज़ वेरी
बैड, बहुत ही अच्छा बुरी स्थिति है अफ्रीकन का कॉन्टिनेंट में, आप यदि देखोगे तो इस सब को आईडीए के थ्रू लोन मिलता है। और ये इस लोन का यूज क्या कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम है, हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस लोन को यूज करके वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसके थ्रू वो आईडीए के थ्रू लोन ले सकते हैं, समझ गए। It is only for the country, not an individual going the World Bank and just taking the loan. So this is not for the individual and private entity. Under IBRD and IBID. IBRD idea में no any provision for the private entity. But when we are talking about the IFC, जब हम IFC की तरफ आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशंस के बारे में जब आते हैं, तो ये किसी भी कंट्री के इंटरप्राइज को सपोर्ट करता है। इंटरप्राइज को सपोर्ट करता है, डेवलपिंग कंट्री को, समझ गए, इंटरप्राइज को सपोर्ट करता है आईएफसी के थ्रू, समझ गए। इंटरप्राइज को किसी भी कंट्री के आईएफसी के थ्रू सपोर्ट किया, तो फिर भी इसमें आप इंडिविजुअल जाके लोन नहीं ले सकता है, ये कंट्री के लेवल पे है। इंटरप्राइज मतलब क्या होगा भाई, कोई कंट्री अपना कोई मतलब इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है या उसको बढ़ा रहा है, मतलब टोटली मिला के भाई जो वर्ल्ड बैंक का मतलब पिलर है, जो वैल्यू है, जो उसका एम है, वो क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करना और डेवलप करना, डेवलप करना वर्ल्ड को, जो अभी प्रेजेंट का सिचुएशन है, प्रेजेंट का स्टेटस है किसी कंट्री को, उसको और अच्छा करना, बढ़िया बनाना, ठीक। तो उसके लिए अलग अलग चैनल के थ्रू ये लोन प्रोविजन दे रखा गया है। तो आईएफसी के थ्रू इंटरप्राइज को मतलब सपोर्ट टू द इंटरप्राइज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, समझ गए, ये इसके थ्रू दिया जाता है आईएफसी के थ्रू। अब जब हम मीगा के बारे में बात करते हैं, मीगा के बारे में, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये वेस्टर्न कंट्री है, यदि वेस्टर्न कंट्री डेवलपिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके इन्वेस्टमेंट को ये गारंटी गारंटी देगा, नॉन कॉमर्शियल रिस्क को ये गारंटी देगा। मतलब नॉन कॉमर्शियल रिस्क, कॉमर्शियल रिस्क। अब जैसे मान लीजिए मीगा के अंदर ये वेस्ट का कंट्री है, मान लीजिए इसने सीरिया के अंदर इन्वेस्ट किया है, सीरिया के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल रिस्क है उसकी गारंटी देगा। जो भाई मान लीजिए कि रिजीम चेंज हो गया या किसी भी तरीके से कू आ गया, तो इस कंडीशन में जो तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका हम गारंटी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वो नहीं डूबेगा। इट इज अ नॉन कॉमर्शियल रिस्क को ये कवर करता है मीगा के थ्रू, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, समझ गए। तभी तो वर्ल्ड के अंदर क्या होगा कि जो भाई जिसके पास पैसा है, जैसे मान लीजिए कि वेस्ट है, उसके पास पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास काम नहीं है, काम इन द सेंस भाई उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, उसके पास सब कुछ हो चुका है, तो पैसा का क्या करेगा, वैसे बैंक में पड़ा रहेगा नहीं, तो उसका प्रोडक्टिविटी होगा नहीं, पैसे कुछ होगा नहीं वहाँ पे। तो क्या करता है कि वो दूसरे कंट्री में जहाँ पे इस चीज़ की जरूरत है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, फिर वहाँ पे प्रोडक्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इस सब तरीके का काम होता है, तो फिर उसके पैसे पे इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है, समझ गए। तो इसी तरीके से तो वर्ल्ड चल रहा है, समझ गए? तो मीगा के थ्रू ये होता है। यदि तीसरा पांचवा देखेंगे तो एक है ICSID, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मतलब ये एक इंटरनेशनल सेंटर है जो कि इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करेगा, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करेगा। मान लीजिए ये वेस्ट है, ये अभी यहाँ पे इंडिया के अंदर ये कोई इन्वेस्ट किया है, तो इसमें यदि किसी भी तरीके का विवाद हो जाएगा, मीगा में क्या है, मीगा में है कि ये नॉन कॉमर्शियल डिस्प्यूट को, नॉन कॉमर्शियल रिस्क को देखता है। जैसे मान लो रिजीम चेंज हो गया, या पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई है, या कू हो गया, या मतलब इसी तरीके का जो है, वो नॉन कॉमर्शियल रिस्क को देखता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को देखता है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में क्या आ जाएगा भाई, बहुत कुछ कवर होगा, इवन कॉमर्शियल रिस्क, मतलब कॉमर्शियल प्रॉब्लम है जितने भी है। मान लीजिए कि ये वेस्ट है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, अब इंडियन गवर्नमेंट ने कोई GAR लगा दिया, ठीक है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो भी है, ये गार्ड लगा दिया, समझ गए।
तो जैसे वोडाफोन का केस हुआ था, बहुत सारा हुआ था। तो इस तरह का जो डिस्प्यूट है वो कह रहा है जो ICSID में होगा। लेकिन आप देखिए, मान लीजिए कि ICSID में होगा, तो जो भी होगा भाई इसका, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पे आप देखोगे तो वेस्ट का कंट्रोल है, वर्ल्ड बैंक पे देखोगे तो वेस्ट का कंट्रोल है, इवन तो अमेरिकन कंट्रोल है, यहाँ का जो भी हेड होता है अमेरिकन होता है, समझ गए। अब ये ICSID में यदि डिस्प्यूट जाएगा तो जो जो इन्वेस्टर है वेस्ट के सपोर्ट में काम करेगा भाई, उसके फेवर के अकॉर्डिंग वो जो भी है फैसला देगा। तो इट इज अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ द ICSID, इंडिया मेंबर इसका नहीं है। इंडिया बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारा अपना जो भी डिस्प्यूट है वो तुम लोग देखो, हम इसको नहीं मानते, हम बाकी 4 में पार्टिसिपेट करेंगे, 4 का मेंबर है। ये ICSID जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, वो तुम यदि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो तुम चाहोगे कि यहाँ पे करें, वो नहीं होगा, वो हम नहीं करेंगे। जो भी डिस्प्यूट होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट, उसका जो भी है भाई हम उसको अपने थ्रू से आर्बिट्रेशन के थ्रू करेंगे, जो इंटरनेशनल चैनल है उसके थ्रू करेंगे, बट हम इस एजेंसी के थ्रू नहीं करेंगे। सो दिस इज द होल वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक देख लिए तो भाई क्यों आया था वर्ल्ड बैंक के आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, रिकंस्ट्रक्शन का जरूरी हो गया। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पहले यूरोपियन कंस्ट्रक्शन था, लेकिन जब यूरोपियन कंस्ट्रक्शन, जब वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन हुआ 1945 के मतलब अप्रॉक्स उसी टाइम से डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो फिर अदर कंट्री को भी ज़रूरत पड़ा, पैसे का लोन का ज़रूरत पड़ा, तो फिर ये वर्ल्ड में मतलब अदर कंट्री को भी हेल्प करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसके अलग अलग एजेंसी है, एक हो गया पहला IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFC, चौथा अमीगा, पांचवा ICSID। तो इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, बाकी 4 का मेंबर है। अब पहला का काम क्या होता है, बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये लोन देता है इंटरेस्ट के साथ। IDA लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन, सॉफ्ट लोन देता है, जिसमें कि रियायती दरों पे लोन देता है IDA में। IFC क्या है, इंटरप्राइज को बढ़ावा देता है किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। मीगा के अंदर क्या होता है, ये नॉन कमर्शियल रिस्क को देखता है, भाई कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसमें जो कोई भी नॉन कमर्शियल रिस्क हो, जो पॉलिटिकल रिस्क होगा, इस सब तरीके के रिस्क को मीगा देखता है। ICSID क्या है, जब इंडिया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको ICSID में जाके उसकी सुनवाई होगी, बट इंडिया नहीं मानता, इंडिया बोलता है ICSID में नहीं होगा। तो दिस इज द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक में देखोगे तो भाई इसका जो चीफ होता है, समझ गए, वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग पावर होता है, वोटिंग पावर, समझ गए। यहाँ पे वन मेंबर वन वोट वाला सिस्टम नहीं है, इसमें है अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग, ठीक है। शेयर होल्डिंग किससे आएगा, इकोनॉमिक पावर से, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक पावर से। तो इकोनॉमिक पावर से शेयर होल्डिंग आएगा, शेयर होल्डिंग से आपका वोटिंग पावर डिसाइड होगा वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो इकोनॉमिक पावर किसका है, वेस्ट का स्ट्रांग है, तो इससे इसका शेयर होल्डिंग इसमें ज़्यादा है वर्ल्ड बैंक के अंदर, इससे इसका वोटिंग पावर ज़्यादा है। कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में, समझ गए। तो वर्ल्ड बैंक का जो चीफ होता है वो अमेरिकन होता है, समझ, अमेरिकन। अब यदि IMF के चीफ देखोगे तो IMF का चीफ जो भी है वो कौन है, वो होता है यूरोपियन होता है, यूरोपियन, यूरोपियन होता है। और ADB का चीफ देखोगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का चीफ यदि देखोगे तो इसका जब चीफ जनरली जापानीज होता है, समझ गए। तो ये है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। यदि वर्ल्ड बैंक को आप देखोगे, मेन काम तो समझ लिया ना। अब इसको डिप्लोमेसी लेवल पर देखोगे तो कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि अमेरिकन है। अब अमेरिकन को क्या करना है कि अमेरिकन को अभी ऐसे अफगानिस्तान से बाहर निकल गया, अमेरिकन अफगानिस्तान से बाहर निकल गया। अब ये सेंट्रल एशिया के अंदर भाई अमेरिकन का जो बेस था वो खाली हो गया, ठीक। अब अमेरिकन को इधर चाहिए कंट्रोल, ठीक, इधर कंट्रोल चाहिए, अपना नज़र रखने के लिए चाहिए, इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है इसका। चाइनीज़ पे उसको नज़र रखने के लिए बढ़ता जा रहा है भाई, चाइनीज़ यहीं पे है, चाइनीज़ पे कंट्रोल रखने के लिए। तो अमेरिकन का जो पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस था, जब तक तालिबान यहाँ पे था, जब तक रसिया, जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था, तब पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस था अमेरिकन के लिए। अब अमेरिकन के लिए किसका, चाइनीज़ का इंपॉर्टेंस हो गया भाई। चाइना अमेरिकन के लिए एक चैलेंजिंग बनता जा रहा है, तब फिर पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, किसके लिए, अमेरिकन के लिए। तो अमेरिकन क्या करेगा, पाकिस्तान को, पाकिस्तान में वैसे ही भुखमरी रहती है, उसको पैसे के लिए दिक्कत ही रहता है हमेशा। तो पाकिस्तान को बोलेगा चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मैं वर्ल्ड बैंक से तुम्हें कभी लोन वोन होगा वो मैं जरूरत दिला दूंगा, ठीक है, पैसा दिला दूंगा। तो फिर इस वर्ल्ड बैंक का यूज़ किया जाता है। इवन तो पाकिस्तान एज ए टेरर्स का सपोर्ट करेगा, टेरर को सपोर्ट करता है, ठीक, जो है ड्रग्स वग्स का काम करता है पाकिस्तान, ठीक है। फिर भी पाकिस्तान जो FATF होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ठीक, ग्रे लिस्ट में है, ठीक। तो फिर भी क्या करेगा,
अमेरिकन इसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोन दिलवा देगा, समझ गए? क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिकन को यूज करना है किसके, चाइनीज के अगेंस्ट। पहले किसके अगेंस्ट करता था? रसिया, रसिया के अगेंस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें तालिबान को खत्म करने के लिए। तो दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल बैंक, समझ गए? नाउ सो कम टू द थर्ड पिलर। थर्ड पिलर विच इज वर्ल्ड बैंक। और क्या क्या करता है वर्ल्ड बैंक? बहुत सारा रिपोर्ट पब्लिश करता है। वो रिपोर्ट जब देखोगे तो एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब देखिए हम इसके बारे में देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब देखिए ये इंडेक्स से क्या होगा, ये दिखाएगा कि भाई ये यहाँ पे 1 से लेकर 50 कंट्री है। इस 50 कंट्री में कहाँ पे बिजनेस करना इजी है। उससे क्या होगा, इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि यदि आप मीगा देखोगे, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम, मीगा भी तो किसका, वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक का ही मेंबर है। ये नॉन कमर्शियल रिस्क को देखता है। तो ये एक दिखाता है इस रिपोर्ट के थ्रू भाई इन्वेस्टमेंट करना कहाँ ईजी है। तो वहाँ से वो जो वेस्टर्न या इन्वेस्टर है वो उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, फर्स्ट रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट यदि देखोगे तो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक देता है, समझ गए? रेमिटेंस का भी देता है, जो भाई वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रेमिटेंस कहाँ कहाँ से जा रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है। रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट ये भी देता है कौन? आपका वर्ल्ड बैंक, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक, एक है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। एक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी ये देता है। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिया जाता है। तो सर आप लोग लगभग वर्ल्ड बैंक के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम इसमें और अभी देख सकते हैं, जैसे कि एशियन ब्रिक्स बैंक क्यों बना। ब्रिक्स बैंक मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं। ब्रिक्स बैंक भाई इधर का जो कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री है, साउथ वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, डेवलपिंग कंट्री जिसको बोला जाता है। जैसे कि ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कौन कौन है? भारत, रशिया, इंडिया मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स है। तो ये इन्वेस्ट का जो डोमिनेंस रहता है ना इस वर्ल्ड बैंक पे, आईएमएफ पे, डब्ल्यूटीओ पे, इससे ये जो इमर्जिंग कंट्री है, हम लोग इमर्जिंग कंट्री है भाई, हम लोग भी सुपर पावर बनने के कगार पे हैं, बन रहे हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थक जाते हैं जब भाई तुम्हारी दादागिरी अब इसमें जो चला रहे हो अपना चलाओ, हम एक अलग बना रहे थे। अभी देख रहे हैं ना करंट में डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, तो अमेरिकन की क्या हालत खराब हो गया भाई। डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा वर्ल्ड में, तो फिर वेस्ट या अमेरिकन का क्या होगा। तो ये सब चीज़ है। बाकी हम अभी वर्ल्ड बैंक के बारे में देखें, नेक्स्ट में होगा तो फिर और ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखेंगे, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और जितने भी अदर बैंक्स है उसके बारे में देखेंगे। इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पैक। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस थिंग, आपको अच्छा लगे तो।